नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हिंदी भाषा बोध चैनल में और मैं हूं सुभाष। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा जून 2007 का हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र हल जो है उसको पढ़ेंगे, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और जिससे आपकी थोड़ी बहुत हिंदी विषय में सहायता हो सकती है। प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो मैथिली नहीं बोली जाती है, क्योंकि अवधी तो बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है और खड़ी बोली बोली जाती है, लेकिन मैथिली नहीं बोली जाती। मैथिली बिहार में बोली जाती है। मैथिली के जो बोली क्षेत्र है वो चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया जो कि बिहार में हैं। अवधी जो है फैज़ाबाद, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ आदि में बोली जाती है। ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली राजस्थान में बोली जाती है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश में मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता मिली है राजभाषा के रूप में। इस तिथि को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। 14 सितंबर को ही प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। छा ध्वनि का उच्चारण क्या है? अगला प्रश्न में छा ध्वनि का दंत है या तालव्य है या ओष्ठ है या वत्स है? तो तालव्य है, तालव्य। कंठ ध्वनि क्या होती है? कंठ जो का कंठ से बोली जाती है, तो का, खा, गा, घाड़ा, आ, हा विसर्ग जो है वो कंठ ध्वनि है। तालव्य ध्वनि चा, छा, जा, झा, इंग्या, ई, या, शा, ज्ञा, ये तालव्य ध्वनि के अंतर्गत बोले जाते हैं। मूर्धन्य या मूर्धा ध्वनि है टा, ठा, डा, ढा, णा, रे, रा, शा, ये मूर्धन्य है। दंत ध्वनि है ता, था, दा, धा, ना, लृ, ला, सा, ये दंत ध्वनि है। ओष्ठ की ध्वनि है पा, फा, बा, भा, मा, उ। दंतोष्ठ जो है वो बा और फा है। कंठ तालु ए है, ए ऐ है। कंठ मूर्धा क्षा क्षत्रिय का शब्द है। कंठोष्ठ जो है ओ और औ है। तालु मूर्धा जो है श्रा है। दंत मूर्धा त्रा है। अनुनासिक नासिका नासिक्य इंगा, अड़ा, अणा, ना, मा अनुस्वार आदि हैं। दंत तालव्य में जा है, जो नीचे बिंदु लगी रहती है ना, ये नुक्ता कहलाता है जा। दंत तालव्य जा नहीं बोलते हैं, इसे जा बोलते हैं। जिंदगी और जिंदगी में अंतर होता है। अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन है शा, शा, सा, हा। अर्ध स्वर है या, वा। पार्श्विक स्वर है ला। लुंठित प्रकंपित स्वर हैं व्यंजन है रा। लुंठित प्रकंपित। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? तो पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी तथा भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। अगला प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? तो जो बौद्ध सिद्ध कवि जो थे उन्हें संध्या भाषा कहा जाता है। उनकी भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा। यह नाम मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया है। मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया है। अंतः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति जायसी की है? तो कन्हावत जायसी की कृति है। कन्हावत का प्रकाशन वर्ष इसमें नहीं दिया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मृगावती की रचना कुतुबन ने की थी 1503 ईस्वी में।
मधुमालती मंझन ने 1545 ईस्वी में लिखा था। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद ने 1764 में लिखा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को या आदिकाल को नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने दिया है। 693 से 943 ईस्वी इसका समय है। आरंभिक या उन्मेष काल मिश्र बंधु ने दिया है 700 से 1444। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने इसे कहा है। 1184 से 1350 ईस्वी इसका समय है। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने 700 से 1318 ईस्वी के समय को कहा है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। आधार काल सुमन राजे ने कहा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने। अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ ने। आधार काल मोहन अवस्थी। संक्रमण या प्रवर्तन काल राम खिलावन पांडे। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक दिया है। इन्होंने संवत में दिया है 1050 से 1375। इसमें से 57 घटाएंगे तो ये ईस्वी के रूप में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो मध्वाचार्य द्वैत संप्रदाय के संस्थापक हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, जिनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद है। ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य हैं, इनका दर्शन द्वैतवाद है। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी प्रवर्तक हुए, इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद था। सनकादि संप्रदाय का निम्बार्काचार्य प्रवर्तक हुए, जिनका द्वैताद्वैतवाद दर्शन रहा है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं और शुद्धाद्वैतवाद इसके दर्शन रहा है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो ज्योतिष इन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली में दिया है। रामाज्ञा प्रश्न में दिया है। गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 की रचना एवं उनका संबंध या रचना की विषय वस्तु क्या है? रामलला नहछू विषय वस्तु है। संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। जानकी मंगल भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन है। हनुमान बाहुक बाहुपीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई है। रामाज्ञा प्रश्न यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रीति के सिद्ध कवि हैं? रीति सिद्ध कवि एकलौते कवि हैं बिहारी। मुख्यतः बिहारी की ही गणना रीति सिद्ध कवियों में की जाती है। रीति सिद्ध कवियों में केशवदास, रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर, जसवंत सिंह सेनापति आदि कवि आते हैं। रीति मुक्त कवियों में आलम, घनानंद ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि कवि आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। 1877 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष रहा है। इसका प्रकार मासिक रहा है और प्रयाग से ये प्रकाशित की जाती थी। और फिर कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी, इनका समय 1868, 1873, 1874 भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। और कवि वचन सुधा जो थी मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक भी थी। काशी में इसका प्रकाशन होता था। और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है मासिक थी। इसका बनारस काशी से संपादन होता था। बाला बोधनी मासिक थी और काशी बनारस से ही इसका संपादन होता था, प्रकाशन होता था। आनंद कादम्बरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने 1881 में प्रकाशित की थी, मासिक थी, मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती। नागरी नीरज 1893 में लिखी गई है, प्रकाशित हुई है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की ही है और साप्ताहिक थी, मिर्ज़ापुर से ही प्रकाशित होती। सरस्वती पत्रिका चिंतामणि घोष की नेतृत्व में प्रकाशित हुई, प्रथम बार 1900 ईस्वी में, मासिक और काशी में ये प्रकाशित होती थी। राधा कृष्ण दास सरस्वती पत्रिका के संपादन मंडल के सदस्य थे।
सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती है, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी सन 1902 में। इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला प्रश्न है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद इसके प्रकाशन कवि रहे हैं। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1916 में लिखी थी। दिल्ली जो कविता है 1954 में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, बालकृष्ण शर्मा नवीन। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। सखे बता दो कैसे गाऊं अमृत, मौत का नाम न हो, जगे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो, मक्खनलाल चतुर्वेदी ने लिखी हैं ये पंक्तियां। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो। ये सोहनलाल द्विवेदी की पंक्तियां हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। बढ़े चलो की कविता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो केदारनाथ सिंह नकेनवादी रचनाकार नहीं है, क्योंकि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश ये तीनों बिहार से आते हैं। बिहार के 3 कवियों ने एक प्रपद्यवाद, जो कविता का एक प्रकार है प्रपद्यवाद, उसमें जैसे छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, ऐसे ही प्रपद्यवाद भी इन्होंने प्रारंभ किया था। इसके इन तीनों के शुरू के अक्षर जो थे ना, वो मिलके नकेनवाद बने। नकेनवाद लगभग प्रयोगवाद के साथ साथ चलने वाली काव्यधारा। इसका स्वतंत्र आंदोलन के रूप में 1956 में सामने आया। इसका दूसरा नाम प्रपद्यवाद भी है। इसके संस्थापकों के 3 नाम थे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, तीनों बिहार के थे, जबकि केदारनाथ सिंह प्रयोगवाद से जुड़े हुए हैं और तीसरा सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जागोड़ी की रचना है। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की रचना है। 1998 में मोची राम सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं से संबंधित है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? कृष्णा सोबती की रचना कौन सी है इनमें से? तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है, 1979 में प्रकाशित हुई थी। विजन 2002 में मैत्री पुष्पा ने लिखा। आवा 1999 में चित्रा मुदगल ने लिखा है। चितकोबरा 1979 में मृदुला गर्ग ने लिखा है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला का नाटक है। ताजमहल का टेंडर 1999 में प्रकाशित हुआ था। अजय शुक्ला इसके नाटककार हैं। कोर्ट मार्शल 1991 में लिखा गया है। स्वदेश दीपक के द्वारा। सिंहासन खाली है 1974 में सुशील कुमार सिंह की रचना है। नाटक है कहे ईसा सुने मूसा, 1994 में विभू कुमार ने लिखा नाटक है। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्र और आलोचना के संबंधित। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो शंकुक की है। अनुमितिवाद की जो अवधारणा है न्याय दर्शन के अंतर्गत। भुक्तिवाद भट्टनायक की है, सांख्य दर्शन के अंतर्गत। उत्पत्तिवाद जो है भट्ट लोलट की जो अवधारणा है मीमांसा दर्शन के अंतर्गत। अभिव्यक्तिवाद जो है शैव दर्शन की अभिनव गुप्त की अवधारणा है। रस सिद्धांत भरत मुनि ने दिया। साधारणीकरण भट्टनायक ने दिया। ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन ने दिया है। अगला प्रश्न है, अलंकारों की काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म दंडी ने माना है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार हैं। यह कथन दंडी का है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक भामा है, जबकि अनलंकृति पुनः कॉपी कथन मंबट का है। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? तो रूप गोस्वामी हैं। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी हैं। मधुसूदन सरस्वती ये भी इसको प्रतिष्ठित करने वाले हैं।
लेकिन रूप गोस्वामी प्रमुख माने जाते हैं। रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हरिभक्ति रसामृत सिंधु में मुख्य और गौण दो प्रकार की भक्ति रस मानते हैं। रूप गोस्वामी के अनुसार भक्ति परम रस रूपा है। रूप गोस्वामी के अनुसार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति परम रस रूपा है। अगला प्रश्न है तथ्य विधा पर आधारित है। इसके इन रचनाओं के सही अनुक्रम क्या हैं? तो कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज और प्रिय प्रवास। कीर्तिलता जो विद्यापति ने 14वीं शताब्दी में लिखी थी, रामचरितमानस 1574 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है, रसराज 1663 ईस्वी में मतीराम ने लिखा और प्रिय प्रवास 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते और ठंडा लोहा। इसकी क्षमा कीजिए, ये गलत दिया है क्या? ग्रंथि पहले आएगा, 1920 में लिखा है और आंसू 1925 में, लेकिन इसमें उन्होंने उत्तर जो माना है वो इसके अनुसार आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते और ठंडा लोहा है। ग्रंथि 1920 में सुमित्रानंदन पंत ने लिखा, आंसू 1925 में जयशंकर प्रसाद ने, नए पत्ते 1946 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, ठंडा लोहा 1952 धर्मवीर भारती ने लिखा है काव्य रचना। इस बार एक ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा कि इसका प्रकाशन वर्ष 1920 ही है क्या। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 1925 ईस्वी में 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। हिंदी का मेघदूत आंसू को कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच और राग दरबारी इसका सही क्रम है। चंद्रकांता 1888 में देवकी नंदन खत्री ने लिखा, गोदान 1936 ईस्वी में प्रेमचंद ने लिखा, झूठा सच भाग 1 1958 में, भाग 2 1960 में यशपाल ने लिखा, राग दरबारी 1968 में श्रीलाल शुक्ल ने लिखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई, यह सही क्रम है। विद्या सुंदर 1868 में लिखा गया नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ध्रुव स्वामिनी 1833 में, नहीं 1933 होगा ये, क्योंकि 1833 में तो वे जन्मे ही नहीं थे। 1933 में ध्रुव स्वामिनी लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। आधे अधूरे 1969 में मोहन राकेश ने। राम की लड़ाई 1979 में लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। अगला प्रश्न है पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वग्रह और कथा देश सही अनुक्रम है। मतवाला 1923 ईस्वी में लिखा गया, महादेव प्रसाद सेठ इसके संपादक रहे, साप्ताहिक रूप से कलकत्ता में प्रकाशित होती थी। हिंदुस्तान पत्रिका 1936 में शशि शेखर के द्वारा संपादकत्व में प्रकाशित हुई। पूर्वग्रह अशोक वाजपेयी की संपादकत्व में 1974 से प्रकाशित होना चालू हुई। मासिक थी और ये भोपाल से प्रकाशित होती थी। कथा देश 1997 में हरिनारायण ने प्रकाशित करना प्रारंभ किया। मासिक थी और दिल्ली से ये प्रकाशित होती थी। ये पूर्वाग्रह याद रखना है, 1974 से भोपाल से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो उसने कहा था 1915 होगा, शरणागत 1955, तीसरी कसम 1956, तिरछ 1989। उसने कहा था 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। शरणागत 1955 में वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी कहानी है और तीसरी कसम 1956 में फणीश्वर नाथ रेणु ने। तिरछ 1989 में उदय प्रकाश ने लिखी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? तो चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छां, रस आखेटक इसकी सही अनुक्रम है। निबंधकार बता देते हैं, पढ़ लेते हैं। चिंतामणि भाग 1 में 1939 में लिखी है, रामचंद्र शुक्ल ने इसे लिखा है। पूरी जो निबंध संग्रह है। अशोक के फूल निबंध संग्रह 1948 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। चितवन की छां 1953 में विद्यानिवास मिश्र ने। रस आखेटक 1970 में कुबेरनाथ राय ने लिखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? तो संरचनावाद पहले आया, फिर यथार्थवाद, फिर अस्तित्ववाद, फिर मनोविश्लेषण
वाद। संरचनावाद जो था विको इसके प्रवर्तक थे। 1725 ईस्वी इसका समय था। यथार्थवाद प्रवर्तक 3 प्रवर्तक हैं अलग अलग जगह पे। यथार्थवाद के फ्रांस में प्रवर्तक थे वाल्जाक, ब्रिटेन में जॉर्ज एलियट और अमेरिका में हॉवेल। यथार्थवाद वाल्जाक, जॉर्ज एलियट और हॉवेल। 19वीं शताब्दी इसका समय है। अस्तित्ववाद कीरकेगार्ड और पास्कल दोनों माने जाते हैं। 1813 से 1855 इसका समय है। मनोविश्लेषणवाद जिसे फ्राइडवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसके प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड रहे हैं। 1856 से 1939 इनका समय रहा। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। मील का पत्थर रामकुमार वर्मा की रचना है। रेखाएं बोल उठी 1949 में देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा। 1949 में रेखा चित्र इसकी विधा थी। अतीत के चलचित्र 1941 से लिखा गया है। महादेवी वर्मा इसके रेखा चित्र इसकी विधा थी। जिंदगी मुस्काई 1953 में कन्हैयालाल मिश्र द्वारा लिखा गया संस्मरण है। इनका उपनाम प्रभाकर था, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मील का पत्थर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। अगली शताब्दी का शहर 1996 में श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह रहा है। अगला प्रश्न है, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रामकुमार वर्मा जो थे, हिंदी साहित्य का नया इतिहास जो था, हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। उसके बाद हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 में गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास अनुवादित है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा 1952 में लिखा गया। अगला प्रश्न, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, ये निराला की पंक्ति है। पक्का है, जी हाँ, निराला की पंक्ति है क्योंकि भिखारी इनकी कविता है, उस वहाँ से ली गई है। सांप तुम सभ्य हुए नहीं, ये अज्ञे की पंक्ति है। एक आदमी रोटी बेलता है, ये धूमिल की पंक्ति है। श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं, ये दिनकर की पंक्ति है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, ये निराला की पंक्ति है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, अज्ञे की पंक्ति है। एक आदमी रोटी बेलता है, धूमिल। श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं, दिनकर की पंक्ति है। घुन खाए शहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, नागार्जुन की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अति सुधो स्नेह कुमारग है, ये घनानंद की पंक्ति है। अति सुधो स्नेह कुमारग है, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, भूषण की पंक्ति है। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, ये पद्माकर की रचना होनी चाहिए। जी हाँ, पद्माकर की है। आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई न हो, राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये भिखारी दास की पंक्ति है। अति सूदो स्नेह कुमारक है, घनानंद। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, भूषण। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, पद्माकर की पंक्ति है। आगे के कवि हैं बहानो है, भिखारी दास की पंक्ति है। अति खीन मृणाल के तारा हुते नहीं, ऊपर पाँव दे आवनो है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है, ये बोधा की पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो विजयपाल रासो अपभ्रंश है। चर्या गीत सरहपा की है, संध्या भाषा की है। चर्या गीत संध्या भाषा की है। कीर्तिलता
कीर्तिलता जो है मैथिली में लिखी गई है और खुसरो की पहेलियाँ हिंदी में लिखी गई हैं। तो विजयपाल रासो ने का जो रचनाकार हैं नल सिंह थे और अपभ्रंश इनकी भाषा थी। चर्या गीत कोश सरहपा ने लिखी संध्या भाषा में, पदावली विद्यापति की है मैथिली भाषा में, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की है हिंदी भाषा में, कीर्तिलता विद्यापति की है अवहट्ट भाषा में, चर्या गीत कोश सरहपा की रचना तथा चर्या पद शबरपा की रचना है। चर्या गीत कोश जो है सरहपा की है और चर्या पद शबरपा की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। नागरिक प्रचारिणी सभा ये काशी से संबंधित है। साहित्य अकादमी जो है दिल्ली से है। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा से है। नागरिक प्रचारिणी सभा 1893 ईस्वी से चालू हुई थी काशी से। साहित्य अकादमी 1954 से दिल्ली से प्रारंभ हुई। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से 1784 से प्रारंभ हुई। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 से वर्धा से प्रारंभ हुई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1915 से प्रारंभ हुई मद्रास से। अगला प्रश्न है, नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। तो जो ए इसका ऑप्शन होगा कोमली गांधार 1982 में शंकर शेष ने लिखा। मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र ने 1932 में लिखा। कर्फ्यू 1972 में लक्ष्मी नारायण लाल की नाटक है। माधवी 1955 में भीष्म साहनी ने लिखा। द्रौपदी 1972 में सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न है, चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो सुंदरी जो है लहरों के राजहंस से जुड़ी हुई है, पात्र है उसकी कल्याणी चंद्रगुप्त से है, उर्वी पहला राजा से है और कनक देहांतर शकुंतला की अंगूठी से जुड़ी हुई पात्र है। लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित हुआ, मोहन राकेश ने लिखा। सुंदरी नंद अलका श्यामांग इसके पात्र हैं। चंद्रगुप्त 1931 में लिखा गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा। कल्याणी चाणक्य अलका सुभाषिनी इसके पात्र हैं। पहला राजा 1969 में लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। उर्वी पृथु और शुक्राचार्य इसके पात्र हैं। शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा के द्वारा 1990 में लिखा गया, कनक इसकी पात्र है। देहांतर नंद किशोर आचार्य के द्वारा 1987 में लिखा गया। शर्मिष्ठा ययाति देवयानी और पुरु इसके पात्र हैं। अगला प्रश्न है, इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो परिवर्तन जो है पंत की पंक्ति रचना है, कविता है। परिवर्तन पंत ने लिखा है। परिवर्तन पंत ने लिखा। यमुना के प्रति निराला ने लिखा है। यमुना के प्रति निराला ने। पेशोला की प्रतिध्वनि प्रसाद ने लिखा है और सोन मछली यज्ञ ने लिखा है। परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत। यमुना के प्रति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद। सोन मछली सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। प्रमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती आदि इन लोगों ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहल जो है ज्ञानरंजन की पंक्ति जो संपादक की यही पत्रिका है, जयपुर से ये निकाली जाती थी पहल पत्रिका। उसके बाद में वसुधा कमला प्रसाद ने निकाली। तद्भव जो है अखिलेश ने निकाली है। कथाक्रम शैलेंद्र सागर ने निकाली है। पहल 1960 में ज्ञानरंजन त्रैमासिक जयपुर। वसुधा 1953 में कमला प्रसाद। तद्भव 1999 अखिलेश त्रैमासिक लखनऊ से प्रकाशित। कथाक्रम 2000 ईस्वी में शैलेंद्र सागर त्रैमासिक लखनऊ से ही प्रकाशित। कसौटी 1999 में नंद किशोर नवल ने प्रकाशित करवाई संपादकत्व में। निम्नलिखित अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़ें। अगला निर्देश जो है प्रश्नों से संबंधित है 46 से 50। निम्नलिखित अवतरण को ध्यान से पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न संख्याओं को उत्तर दें। शील हृदय का वह स्थायी स्थिति है। शील हृदय की वही स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा
आपसे आप करती है, सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित होता है या भक्ति द्वारा। इसका पता यूँ लग सकता है कि ज्ञान द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। उसमें मन को मारना न होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। प्रश्न संबंधित है, सदाचार किन से प्रवर्तित होता है? सदाचार ज्ञान और भक्ति से प्रवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? आनंद से और हृदय से होता है भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान। अगला प्रश्न है, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है? कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? कर्तव्य और शील का जो आनंद और हर्ष से युक्त हो वही सदाचार आचरण अच्छा है कर्तव्य और शील का। अगला प्रश्न है, हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो शील दशा। शील हृदय की वह स्थायी दशा है जो सदाचार को आपसे आप ही प्रेरित करती है। कथोपकथन के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 44 से 50 तक। स्थापना मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। तर्क, क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। उत्तर है ए और आर दोनों सही। मिथक लोक प्रचलित पौराणिक कथाएं ही हैं। मिथक सामूहिक जीवन अर्थात समाज का संचित अनुभव होता है। मिथक का सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार होता है क्योंकि यह पौराणिक कथाओं का आधार लेकर धर्म से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, स्थापना में उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है। तर्क है, क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई, उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया। ए और आर दोनों सही हैं। उत्तर आधुनिक विमर्श में के केंद्र में प्रौद्योगिकी, तकनीकी और उपभोगवाद, बाजारवाद है। यह तकनीकी मनुष्य की शत्रु हो गई है और बाजारवाद ने मनुष्य को एक संसाधन बना दिया है। इससे मानव नैसर्गिकता का अंत हो रहा है, वह प्रकृति से अलग हो रहा है। अगला प्रश्न है, स्थापना संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। यह धारणा आज तक चली आ रही है। तर्क, क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। ए सही और आर गलत। संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता का उद्गम मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हुए भावों से ही माना जाता है। कविता का संबंध कल्पना और यथार्थ दोनों से है, अकेला कल्पना से नहीं है। अगला प्रश्न, स्थापना काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है। क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं। बी दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। काव्य की आत्मा रस है। संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ भी कहते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस के धर्म निर्वहन करने वाले तत्व को गुण कहा जाता है। गुण को रस का उपकारक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है। तर्क, इसलिए यह चरित्र काव्य का एक विशेष भेद है। ए और आर दोनों सही हैं। खंड काव्य में किसी भी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का एक खंड प्रस्तुत किया जाता था। उसके जीवन में घटित होने वाली किसी एक घटना को चित्रित किया जाता है। क्योंकि यह उसके चरित्र चित्रण से संबंधित होता है, इसलिए चरित्र काव्य का एक भेद माना जाता है। स्थापना अगले प्रश्न की, जिस नायिका के शरीर में नवयौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं। उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है। तर्क, इसी कारण उसे परकीया नायिका की कोटि में गिना जाता है। ए सही और आर गलत। उसे नवयौवना युक्त नायिका या 16 से 18 वर्ष की नायिका को मुग्धा नायिका कहा जाता है। ऐसी नायिका में लज्जा की अधिकता होती है, मात्र इसी कारण उस नायिका को परकीया नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, इसकी स्थापना है, रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है। तर्क, क्योंकि कथांशों का संबंध एक ओर अर्थ प्रकृति से होता है तो दूसरी ओर कार्यावस्था से। ए और आर दोनों सही हैं। नाटक या रूपक के कथा विन्यास के 3 आधार होते हैं। कार्यावस्था, कार्य की सिद्धि के लिए नायक
संदर्भित घटनाएं कार्यावस्थाएं हैं। अर्थ प्रकृति नाटक या रूपक में फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली घटनाएं अर्थ प्रकृति कहलाती हैं। संधि एक प्रयोजन की कथा वस्तु को दूसरे प्रयोजन की कथा वस्तु के अंश से संबंधित करने की कला संधि कहलाती है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का प्रश्न पत्र जून 2007 का। अगले वीडियो में हम दिसंबर 2007 का प्रश्न पत्र पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न हमारी सहायता कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपको वीडियो अच्छे लगें तो अपने मित्रों से साझा भी कर सकते हैं। आपको कैसा लग रहा है ये भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई सहायता चाहिए हो तो उसे आप कमेंट में भी बता सकते हैं। कोई सवाल प्रश्न में कोई आपत्ति हो तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं कि ये गलत है या ये सही है। अगले वीडियो तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। धन्यवाद। जुड़े रहें।